हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2019 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी पेपर 2 का जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे। देख सकते हैं यह जो प्रश्न है आपका पेपर 2 सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह प्रश्न है जो कि पूछा गया था आपका वर्ष 2019 में। दिसंबर 2019 का यह पेपर 2 का सीडीपी का क्वेश्चन है। आपको सीटेट की एग्जाम की तैयारी आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़िए। आप निश्चित रूप से सीटेट की एग्जाम पास कर जाएंगे, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ नहीं, सिर्फ आप पूछे गए प्रश्न को ही पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 जितने भी एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा गया है, सारा क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही फिल्टर करके नए क्वेश्चन को इसी आधार पर बनाया जाता है। तो आप कुछ नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2019 पेपर 2 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। लगाते हैं पहला प्रश्न आपके सामने। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न कहता है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन में दिया हुआ है कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, ऑप्शन 2 है आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, ऑप्शन 3 है अच्छा होना परंपरागत, और ऑप्शन 4 है आदान प्रदान परंपरागत। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार? कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर होगा आदान प्रदान परंपरागत। यानी नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और यह कहते हुए तन्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करो, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो इस तरह का जो तर्क है, इस तरह का जो कथन है, यह आदान प्रदान परंपरागत कथन को दर्शाता है। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का जो कथन है, यह आदान प्रदान परंपरागत अवस्था को दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा, आदान प्रदान परंपरागत। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप प्रारूप प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहता है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ जेंडर विभेदीकरण, दूसरा ऑप्शन है जेंडर भूमिकाएं, तीसरा ऑप्शन है जेंडर पहचान, और चौथा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिताएं। क्या होगा राइट आंसर? समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेंडर भूमिकाएं। क्या कहते हैं? जेंडर भूमिकाएं कहते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा, जेंडर भूमिकाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? क्या होगा राइट आंसर? तो यह कथन जो है, यह जेंडर
विभेदीकरण को क्या करता है, बढ़ाता है। जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? बताइए, राइट आंसर होगा क्या 4 का? तो इसको कहते हैं अंत व्यक्ति निष्ठता। क्या कहते हैं? अंत व्यक्ति निष्ठता कहते हैं। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, अंत व्यक्ति निष्ठता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो है यह विकसित होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क विकसित होता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्या होगा राइट आंसर? तो ये होगा राइट आंसर आपका लय वाइगोत्स्की। लय वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, लय लेव वाइगोत्स्की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कक्षा में एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विभेदीकरण। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, विभेदीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या होगा राइट आंसर? तो यह कथन होगा आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 11 है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन शामिल होती है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
प्रश्न नंबर 13 है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? क्या होगा राइट आंसर 13 का? तो एक शिक्षक को इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 14 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यह सूचक है आपका मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। यह सूचक किसका है? मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अभिकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? क्या होगा 16 का राइट आंसर? तो 16 का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकते हैं या संबोधित कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों को निर्देशित देने के लिए एक तरीकों का प्रयोग करके। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो उसका राइट आंसर होगा विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो यह आपका समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो यह आपका दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ऑप्शन होगा आपका थर्ड दंड। ऑप्शन थर्ड होगा दंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रश्न है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो संबंध होता है एक दूसरे से स्वतंत्र। ऑप्शन आपका एक राइट है, एक दूसरे से स्वतंत्र। तो दोस्तों इस तरह से आपका वर्ष 2019 में पेपर 2 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल।